starts with a dream and the right materials to build it. At Group Engineers Corporation, we're not just a store, we're your building partner, right here in Dollygunge Junction, on Polytechnic Road. Solid foundations begin with trusted cement. From Coromandel King, Ramco to ACC, give your walls a story with Dulux paints. Build interiors that last with Sri Vinayak plywood and strong Rashmi Metallics TMT steel. Whatever you're building, a home, a dream, a legacy, start with the right materials. Start with Group Engineers Corporation. Now available in Satin Desert Mist. Mahindra XEV9e Cinelux, an experience apart. जैसे मैंने कहा कि जो दिल्ली में जंतर मंतर में जो विरोध प्रदर्शन चल रहा है नीट के जो पेपर लीक के ऊपर, उस विषय में मैं हमारे अंडमान निकोबार के जनजी और युवाओं को कुछ चीजें स्पष्ट करना चाहता हूं। जैसे कि कल हमारे प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया और जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया में आकर नीट के विषय में जो उनका एक विचार व्यक्त किया और इसी मानसून सेशन में एक बिल भी लाने का गवर्नमेंट प्रस्ताव रख रहा है और बिल आएगा। तो जितने भी इश्यूज थे, मेजर इश्यूज जो नीट से रिलेटेड था, वो तो कल प्रधानमंत्री जी ने एड्रेस कर ही दिया। लेकिन ये जो सीजेपी है और उनके साथ आज के डेट में कई पार्टीज, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो उनके साथ मिलकर दिल्ली में जो आतंक मचा के रखा हुआ है, उनका इस ये जो आंदोलन को वापस लेने का कोई इरादा ही नहीं है। जबकि उनका मुख्य जो उनका समर्थक था सोनम वांगचुक जी, उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। लेकिन फिर भी अभिजीत डिग्गे जो भी है, वो जो है इस मैटर को लेकर अभी उनका कहना है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान जी रिजाइन नहीं करेंगे, वो इस धरना को वापस नहीं लेंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या अंडमान का अगर एग्जांपल लिया जाए, यहां पे एक पटवारी या फिर एक पीडब्ल्यूडी का जेई या किसी भी डिपार्टमेंट का कोई भी एक बंदा नीचे में बड़ा करप्शन कर देता है, तो क्या उसके लिए हम लोग डिमांड करेंगे कि चीफ सेक्रेटरी रिजाइन कर लें या फिर पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर रिजाइन कर दें? मतलब ही नहीं है। आप अगर नीट को अगर इसको अगर प्रॉपरली फॉलो कर रहा हो, तो आपको मालूम होना चाहिए कि नीट का जब पेपर लीक का विषय आया था, तो इसका इंक्वायरी ऑर्डर किसने किया? यही धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया। और जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे, 12 लोग आज जेल के अंदर हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम लोग फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे और इनको जल्द से जल्द सजा दिलाएंगे और ऐसा कानून लाएंगे कि आगे कोई हिम्मत ना कर पाए कि पेपर लीक हो। धर्मेंद्र प्रधान जी ने नीट का सिस्टम को चेंज किया और अगले बार ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, जिससे जो लीकेज का जो चांसेस है बहुत मिनिमाइज हो जाएगा, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा। क्योंकि जिस वक्त एग्जाम हुआ तभी पेपर निकलेगा। अभी क्या होता है, पेपर काफी दूर तक ट्रैवल करता था, रास्ते में लीक होने के चांसेस है। आप लोगों ने देखा होगा कि अंडमान में भी एक बार पेपर लीक हुआ था, तो कहां पे हुआ? कार्निकोबार में। तो ऐसे ऐसे जगह में जाकर वहां से लीक हो जाता है। तो उसके लिए अगर सेंट्रल मिनिस्टर रिजाइन करने का डिमांड रखे, तो ये कोई, मैं नहीं समझता कि कोई नीट ही नहीं है कोई पर्टिकुलर विषय। आम आदमी पार्टी बहुत चिल्ला रहा है। पंजाब में अभी पेपर लीक हुआ, उन लोगों ने अपने एजुकेशन मिनिस्टर को क्यों नहीं सैक किया?
उनका इस्तीफा मांगना चाहिए था, नहीं मांगा। तो इनका एक पर्टिकुलर मोटो है जो धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर टारगेट कर रहा है। वो मोटो है रिफॉर्म्स इन एजुकेशन। कम्युनिस्ट पार्टी और जितने भी एसएफआई और जितने भी वहां बैठे हैं, हमारे एक पत्रकार बंधु अभी दिल्ली जाकर आए, तो देखा होगा कि जो नॉन पॉलिटिकल जो धरना बोलकर वहां पे काउंटर्स किसका लगा हुआ है? एसएफआई और कम्युनिस्ट, जिसको हम लोग डफली गैंग बोलते हैं, टुकड़ा टुकड़ा गैंग, उन लोगों का काउंटर्स लगा हुआ है। रीजन क्या है कि उन लोगों का जो जितने भी इतिहासकार माना जाता तो सब कम्युनिस्ट ओरिएंटेड था, जो सीबीएसई के कोर्सेस वगैरह बनाया। तो सीबीएसई के कोर्सेस में काफी सारे चेंजेस लेके आए, जो एक रेवोल्यूशनरी चेंज था। इससे उनके ऊपर इनकी नाराजगी है। पेपर लीक का कोई, मेरे को नहीं लगता कि पेपर लीक के कारण धर्मेंद्र प्रधान जी को टारगेट किया जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी जो रिफॉर्म्स ला रहे हैं उसके कारण उनको टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो मैं एक और मुख्य विषय पूछना चाहूंगा कि ये जो अभिजीत टिक्के जो भी है, वो एक बार भी स्टेज में खड़ा होकर नॉन वायलेंस जो चल रहा है दिल्ली में, जो सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़ रहा है, पुलिस को मार रहा है, बीजेपी वालों को अगर दिख जाए तो उनका पिटाई कर रहा है, इसके खिलाफ में एक भी कंडम करने का स्टेटमेंट दिया उन्होंने? एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया उन लोगों ने। अगर वो चाहते कि ये सब प्रॉब्लम एक नॉन वायलेंट रूप से हो, तो स्टेज से उनका ये डिमांड होना चाहिए, या फिर स्टेज से मैसेज देना चाहिए कि आप लोग ऐसा कुछ ना कीजिए जिसके कारण वायलेंस और सरकारी प्रॉपर्टी को तोड़फोड़ हो। और उनका वो स्टेज से कहना है कि हम पार्लियामेंट को उखाड़ देंगे। एक अरुंधति रॉय जो कश्मीर में इंडिया का पार्टी नहीं समझता, उसको स्टेज में बिठाया जा रहा है, और उमर खालिद का पिताजी आ रहा है स्टेज में, और उनके साथ बैठकर उनके साथ समर्थन लिया जा रहा है। तो ये सब एजेंडा जो है एंटी नेशनल एजेंडा चल रहा है। और जब 20 तारीख को जब पार्लियामेंट की तरफ मार्च हो रहा था, इनके लीडर सब एक तो ट्रक के अंदर जाकर छुप गया, दूसरा मेट्रो में जाकर बर्गर खा रहा था, और तीसरा उनके 2 जन जाके वहां पे नड्डा जी के पास गए, और उनका कहना था कि उनको हाउस अरेस्ट कर दिया, मोबाइल लेकर रख लिया। वीडियो में क्लियर दिख रहा है उनके हाथ में मोबाइल भी है और डेटा बैंक भी उनके हाथ में। तो झूठ बोलकर हमारे युवाओं को बरगलाकर हमारे जो देश के फ्यूचर है उनको बर्बाद करने के लिए एक षड्यंत्र रचा गया है, जिसमें अमेरिकन डीप स्टेट, पाकिस्तान और देश के जो विरोधी तत्व है सब शामिल है। छोटा सा एग्जांपल मैं बताना चाहता हूं कि शर्म आना चाहिए उन लोगों को जो पाकिस्तान से बुक किया, स्विगी से जो डिलीवर हुआ वो खाना लेकर खाया और भारत विरोधी नारा लगाया। उन लोगों को मैं कहता हूं कि वो छोड़ना नहीं चाहिए, आइडेंटिफाई करके पकड़ना चाहिए। अरे हम यहाँ नीट के पेपर के लीक के विषय में और पाकिस्तान का दिया हुआ खाना खाकर आप वहां पे धरना देंगे? खाना है कराची, बड़ा गर्व से बोल रहा है कराची से खाना भेजा है। अरे बेवकूफो, ये तो समझो कि खाना आया आपको पाकिस्तान से आ रहा है, और हमारा दुश्मन देश है, वो चाहते हैं कि हमारे देश डिसइंटीग्रेट हो। एक पन्नी है जो खालिस्तान वाला, वो कल बोल रहा है रिजोल्यूशन से कुछ नहीं होगा, यूनियन ऑफ इंडिया को डिसइंटीग्रेट करो। ये सब सुनकर बैठना, और ये क्या होता है कि ये जो इंस्टा में स्पॉन्सर करके ये जो रील्स चला रहा है, उसको हमारे यूथ जो है आज इंस्टा और इसमें ज्यादा डिपेंडेंट है, उनको वही दिखता है, एल्गोरिथम जो है वही दिखा रहा है। तो उनके दिमाग में सेट कर देना कि ये जो सरकार है देश विरोधी है। गालियां देना, आप लोगों ने देखा होगा क्या क्या मतलब गंदा गंदा तरीके से वहां पे पेश कर रहा है। हमारे सरदार भाई वहां पे आए तो उनके सपोर्ट में, अभी उनके विरोध में खड़ा है। उन लोग बोल रहे हैं, स्टेटमेंट दे रहा है कि हम लोग यहाँ पे नॉन वायलेंस जो तरीके से प्रदर्शन को सोच कर आए थे, अभी हम लोग वायलेंस को रोकने के लिए हम लोग खड़े हैं यहाँ पे। जो भी वायलेंस करेगा हम उनको पकड़ के पुलिस को दे देंगे। तो ये सब चीजें हैं, ये सब चीजों को समझना चाहिए। मैं हमारे जैनजी से, आपके माध्यम से हमारे जैनजी और यूथ से अपील करना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ रील्स देखकर नहीं, थोड़ा बहुत रिसर्च भी कीजिए और देखिए कि इनका मेन मोटो क्या है। इनका स्टेज से कहा जाता है कि हम हिंदुस्तान को नेपाल बना देंगे, हिंदुस्तान को बांग्लादेश बना देंगे। अरे
140 करोड़ जनता चुन कर आया वो सरकार है। ऐसा नहीं है कि कोई डिक्टेटर आके बैठ गया है। और मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो हर चीज को ध्यान रखते हैं, और उन्होंने कल टीवी में आकर ओपनली हर चीज बहुत सिंपल तरीके से समझाया। वो रील्स को देखिए, उनको स्टडी कीजिए, तो आपको ये जो चाल चल रहा है डीप स्टेट का, ये सब क्या उनका मोटो है सब समझ में आ जाएगा। मेरे को इतना ही इस विषय में कहना था। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस मैटर को अच्छी तरह चलाएं, ताकि ऐसे चीजें हमारे अंडमान में भी ना फैले। यहाँ पे भी ये जो स्टेज में चढ़कर मंदिर के खिलाफ में बात करना और कई चीजें आप लोगों ने देखा होगा। आप लोग सब समझदार हैं। आप लोगों से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से पुटअप करें, ताकि लोग और हमारे यूथ समझे। हमारे भाई ने बताया, मैं आपके सामने एक बात जो सत्य है वो रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो आपको पता हो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमटीए बना था, और शिक्षा मंत्री का काम होता है पॉलिसी मेकर होता है ना। उनका मतलब होता है कि अब सिलेबस में जो भी है सब्जेक्ट जो भी पॉलिसी मेकर होता है शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री का काम नहीं है एग्जाम कंडक्ट कराना, उसके लिए एजेंसीज होती है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एमटीए बना था। और ये पहली सरकार है कि नीट के एग्जाम में पेपर में लीकेज हुआ है, तो ये पहली सरकार है जिसने 1 महीने के अंदर में री एग्जाम लगा रिजल्ट आउट करा दिया। ये पहली सरकार है। आप इतिहास देख ले, कई पेपर लीक आउट हुए, कभी इस तरह से एग्जाम कभी किसी ने कंडक्ट सक्सेसफुली करा देके लोग बच्चों को दिया है। और ये भी कहा कि जिसमें जो लेकुनास है, जो कहीं कमियां रह गई है, उसको भी सरकार दूर करने के लिए आगे आ रही है। और ये हमारे अजीत भाई ने बताया कि जो आपने टीवी देख लिया होगा, सरकार ने ये बता दिया है कि आगे जो बिल आ रहा है हमारा सोमवार को पेश हो रहा है, उसमें अब बहुत ही सख्त, जो भी कहीं किसी भी लेवल पर कोई पेपर लीकेज होगा, बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। स्पेसिफिक उनके लिए बना दिया है 10 करोड़ का उनके ऊपर जुर्माना, 10 साल की सजा, ठीक है, और 3 महीने के अंदर में इस मामले को बिल्कुल सुनवाई खत्म करेगी फास्ट ट्रैक के माध्यम से। और रात को सूचना मिल भी गई है कि फास्ट ट्रैक का गठन कर भी दिया गया है सरकार ने। इतना संजीदा है सरकार, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर शिक्षा से आपके एग्जामिनेशन से पहले, बोर्ड की जो परीक्षा होती है उससे पहले आकर के बच्चों को बताता है कि कैसे एग्जाम देना है, उनको टेंशन फ्री करता है, उनके टेंशन रिलीज कराता है, वो सरकार का मुखिया हो और वहां में शिक्षा के प्रति या बच्चों के प्रति कोई तरह लापरवाही जाए, ये संभव ही नहीं। हाँ, सिस्टम में कोई कमी है, उसके बाद सिस्टम जो करता है उसमें कमी है, सरकार उस कमी को दूर करने का प्रयास करती है। अभी ये जैसे हमने बताया कि ऑनलाइन करने का सिस्टम काम चल रहा है, ये सारी चीज की जाएगी, ये सरकार का काम है। अब रही बात दूसरी, हम दिल्ली हमारे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 12 जुलाई को एक डेलीगेशन, जिसमें हमारे 2 महामंत्री, अध्यक्ष महामंत्री जी, मैं स्वयं और हमारे प्रभारी जी, हमारे माननीय कुलकर्णी जी, हम दिल्ली गए थे अपने मंत्रियों से मिलने गए, क्योंकि यहाँ जो लोकल मुद्दे हैं, समस्याएं हैं, वो समस्या हमने फरवरी में हमारे माननीय गृह मंत्री जी आए थे, उसमें 11 मांगे हमने रखी थी, और उसमें से हमने 6 मांगे लेकर के हम दिल्ली गए थे। उसमें से बहुत सी मांगे इसमें हैं जो आपको सारे बारी बारी से बताएंगे। तो उसमें मुख्य मांग हमने 6 मुद्दे ले गए थे कि आप जल्दी करिए, क्योंकि लोग परेशान है। अंडमान बहुत दूर दराज है, समय लगता है कुछ चीजों के लिए, तो यहाँ पर हमें समस्या चल रही है, हम परेशान है, हमारे लोग परेशान है, इनको आप दूर करिए। हम जाकर के हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी जी से मिले, उनको हमने बातें रखी। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री जी संतोष जी हैं, उनके सामने हमने बात रखी। मिनिस्टर से हम मिले, जल शक्ति उसके मंत्री से मिले, CR पाटिल से मिले, उसके उनके जो डिप्टी मंत्री जी उनसे मिले, सबसे मिले। बड़ा अच्छा हमारा चर्चा रही। पानी में हमने एक बात की, उन्होंने कहा, पूरा आश्वासन दिया है कि आप अंडमान एडमिनिस्ट्रेशन से जाकर मिलिए, वहां से प्रस्ताव भेजिए, हमारी तरफ से कोई डिले नहीं होगा, पूरा जो भी पैसा चाहिए हम यहाँ से प्रोवाइड करेंगे। तो अभी हम जल्दी जाने वाले हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी से मिलेंगे, मिस्टर रणजीत साहब से मिलेंगे, कि प्रस्ताव जो हमारा पूरा अंडमान निकोबार जहां का समस्या है, एक प्रस्ताव पूरा सामूहिक, बार बार इसके लिए एक जाना, इसके लिए एक जाना नहीं, हम एक अंडमान का पूरा सामूहिक पूरा जो प्रॉब्लम है उसको बना करके कैसे सॉल्व होगा। आगे 20-25 साल के अध्यक्ष जी ने कहा 25-30 साल का प्रोग्राम लेकर के हम दिल्ली को भिजवाएंगे। आपने भी देखा होगा कि हाँ, आपने भी जब से होश संभाला, मैंने भी जब से होश संभाला, कि अल्टरनेटिव पानी हमें मिल रहा है। हमने कहा कि सर हम डेली पानी सप्लाई का देखा ही नहीं है, वहां हमने बात तो रखी, देखा ही नहीं है, और पानी का ये हालत हो रहा है कि डैम भी एक ही हमारे पास में है,
और जब वैसी जब पानी यहाँ क्या चल रहा है मैनेजमेंट, यहाँ मैनेजमेंट ये चल रहा है कि जब गर्मी आती है, अभी अल्टरनेटिव चल रहा है, जब गर्मी आएगी पानी तो कम होगा, ये लोग दिन बढ़ा देंगे, ये इनका मैनेजमेंट है, डेज बढ़ा देंगे, नंबर ऑफ डेज पानी सप्लाई का, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा एडिशनल डैम का निर्माण करना है, पानी की व्यवस्था करनी है, ये कुछ नहीं किया जा रहा है। तो हमने ये बात रखी पूरी डिटेल में कि हमें जो अभी सिस्टम चल रहा है, पीडब्ल्यूडी रोड बना रही है, पीडब्ल्यूडी सड़क बना रही है, पीडब्ल्यूडी आपका नाले बना रही है, पीडब्ल्यूडी बिल्डिंग बना रही है और पीडब्ल्यूडी पानी भी देख रही है पीएचडी के माध्यम से। इट्स नॉट ए पार्ट टाइम जॉब, हमने कहा फुल टाइम जो है वाटर मैनेजमेंट बोर्ड आना चाहिए जो 365 डेज पानी के बारे में ही चिंता करे, कहाँ पानी है, संख्या कितनी, जनसंख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से आगे कितने वर्षों में कितना पानी जरूरत पड़ेगी, वो पूरे साल भर इसका ही स्टडी करे कि कहाँ पानी कितना जरूरत पड़ेगी और कहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगना है, कितना डैम बनना है, कहाँ चेक डैम बनना है, चाहे मिडिल हो तो सारे अंडमान में कहाँ पानी समस्या है। जब तक फुल टाइम एक जॉब इनको नहीं देंगे ये समस्या हल होगा नहीं है। अब एक डैम है, एक डैम हमने और बना दिया, जनसंख्या बढ़ गई, फिर एक डैम बना दो, पूरा एक प्लान वो तभी हो पाएगा जब एक फुल फ्लेज जो है वाटर मैनेजमेंट बोर्ड होगा, ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। इसलिए अध्यक्ष जी ने बताया कि अभी जल्द से जल्द कम से एडिशनल डैम जल्द से दे दीजिए, हमें उसमें समय लगने वाला है, लेकिन एडिशनल डैम इसलिए चाहिए, एक ही डैम के होने कारण से क्या है, जब जरूरत पड़ती है उसको डिसिल्ट कर रहे हैं, मट्टी उसको भर गई है, गाज भर गई है, तो उसको डिसिल्ट करने समय जब आता है तब पानी की समस्या खड़ी रहती है, तो हम उसको डिसिल्ट नहीं कर पाते। एडिशनल डैम जब बन जाएगा तो जब समस्या खड़ी होगी तो पानी में जो ओवरफ्लो होता है वो उसमें जमा रहेगा, तो उसको डिसिल्ट कर पाएंगे, जो कैपेसिटी अब है वो डबल हो जाएगी ऑलमोस्ट। तो इस कारण से हमने इस वहां को बड़े जोर से रखा है और हमें बड़ी खुशी है अध्यक्ष जी के अनुरोध पर वहां बात रखी गई है। मंत्री जी जो CR पाटिल जी इसके लिए सहमत हुए हैं, उन्होंने कहा कि प्रस्ताव भेजिए, हम इसमें बिल्कुल देरी नहीं करें, जल्द से जल्द आपके प्रस्ताव को मंजूरी देंगे। ये बड़ी खुशी की बात है, मैं आपको सूचना देना चाहूंगा। साथ ही साथ में एक डोमिसाइल, अब बात यह है, इसकी कहानी आप जानते होंगे, 2006 से पहले अंडमान निकोबार में प्री-42 सेटलर, ट्राइबल और टेनियर्स कैटेगरी के माध्यम से 100% जॉब अंडमान के बच्चों को था, ये आप जानते हैं, अखिल भाई भी जानते हैं। 2006 में क्या हुआ, जब यहां पे ओबीसी लेकर के आ गए, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, हाई कोर्ट में केस हुआ, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ, जो उसमें क्योंकि उसमें एग्जीक्यूटिव ऑर्डर था उसमें, लेकिन लॉ की सपोर्ट नहीं थी, जज नोटिफिकेशन उसके सपोर्ट में नहीं था, इसका जब डंडन हो गया, यहाँ ओबीसी लेकर के आ गए। आने के बाद क्या हो गया, किसके पीरियड में लाया, उस समय एमपी कौन था, उस समय एमपी था आपका मनोज बक्का जी, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे कुलदीप राय शर्मा जी, उनके समय में 2006 में आया ओबीसी अंडमान में। उसके आने बाद में जो 50% तक यहाँ ट्राइबल्स को दे दिया, ओबीसी को दे दिया, बाकी 50% ओपन कर दिया। इसी कारण से बच्चे बाहर से आते हैं, दोष हमारे ऊपर है भाई, बाहर के बच्चे भर्ती हो रहे, किया आप लोग है, गवर्नमेंट आपकी थी, 2006 में किसी गवर्नमेंट थी, 2004 से लेकर आपके 2013 तक कौन किसी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसके समय में स्थिति आई है, बाहर के बच्चे तब से भर्ती होना शुरू हुए। अब आरोप आता है हमारे पर बीजेपी ने कर दिया, लेकिन नहीं, हमने उनके आरोप को भी सुनते हुए भी हमें लगा नहीं ये जरूरी बात है, क्योंकि हमने ये बात कही कि अंडमान निकोबार तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश नहीं, यहाँ अगर नौकरी नहीं होती तो लोग बगल के स्टेट में चल जाएंगे, वहां पर जुगाड़ कर लेंगे। अंडमान निकोबार पानी के बीच में टापू है, जिसमें ना तो कोई प्राइवेट फैक्ट्री है, ना कंपनी है, यहाँ कुछ नहीं है। जो थोड़ा बड़ा एग्रीकल्चर था वो भी सुनामी के बाद में वो भी सबमर्ज हो गया। इस कारण से ले करके फिशिंग और टूरिज्म ये दो सेक्टर है जहां हमारे बच्चों को रोजगार मिल सकता है, कर रहे हैं। लेकिन टूरिज्म में भी क्या 4 महीने खाली रोजगार मिलता है, बाकी 8 महीने बारिश के कारण से टूरिज्म हो नहीं पाता। अब उसके बाद में क्या होता है, फिशिंग भी थोड़ा बड़ा, आज के बड़े बड़े ट्रॉलर्स आ गए, मछलियां भी कम हो गई है। तो अब होता क्या है कि छोटी मोटी नौकरी जो निकलती गवर्नमेंट जॉब, वो भी अगर बाहर के बच्चे आकर ले जाएंगे तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे बच्चे उनके बाद कंप्लीट नहीं कर पाते। या कोई ऐसा आपका ट्यूशन या कोचिंग सेंटर ऐसा नहीं है उस लेवल का जो हमारे बच्चे कंप्लीट कर पाए। इस कारण से क्या है कि हमारे बच्चों का रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसलिए हमारा आपसे ये निवेदन है कि अंडमान के वजह जो पिछला सिस्टम था, प्री-42 सेटलर, आपका ट्राइबल और टेनियर्स कैटेगरी, क्योंकि टेनियर्स कैटेगरी के जो बच्चे हैं आज उनको लगभग 70 ईयर्स हो गया अंडमान में आकर के, 4th जनरेशन चल रहा है उनका भी अंडमान के डेवलपमेंट में काफी योगदान है, तो उनके बच्चों को मिलना चाहिए। ये हमने डिमांड की कि इसको आप दोबारा से इंट्रोड्यूस करें और साथ में लॉ जो कमी रह गई थी वो लॉ का सपोर्ट के साथ में इंट्रोड्यूस करें, ताकि 100% जॉब हमारे बच्चों को यहाँ अंडमान में मिले। ये बात तो इस ढंग से रखा है कि अंडमान में कोई जरिया नहीं है, यही जो जरिया है, और थोड़ी भी नौकरी अगर वो भी बाहर ले जाए तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने इस बात को बड़े गहराई से सुना, बड़े ध्यान से सुना और ये आश्वासन दिया है कि इस पर हम बिल्कुल
विचार करके, चर्चा करके, हर पहलू से विचार करके जरूर जल्द से जल्द पर हम लोग जो है आपको इसका हल देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जी त्रेख जी एवं मेरे उपाध्यक्ष भाई शेर सिंह जी। मैं पहले तो सभी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया का बहुत स्वागत करता हूं। आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आप भारतीय जनता पार्टी की इस प्रेस वार्ता में आए, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों विषय हमारे चीफ स्पोक पर्सन एंड शेर सिंह जी ने बता दिए हैं। देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार है बहुत पॉजिटिव है, अंडमान निकोबार के लिए खासकर बहुत पॉजिटिव है। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए हमने कहा तो जरूर, लेकिन लॉ क्या कहता है कि हम केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते अगर मान के चलिए हमारे अंडमान निकोबार के बच्चों को के भी रास्ते खुले हुए हैं दिल्ली में नौकरी करने के, जैसे सब इंस्पेक्टर की भर्ती होती है या किसी भी डिपार्टमेंट की भर्ती होती है दिल्ली में, पांडिचेरी में, लक्षद्वीप में, तो वहां के ऑल ओवर इंडिया के बच्चे अप्लाई कर सकता है। और आपने देखा होगा दिल्ली में हर प्रदेश का आदमी नौकरी करता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब हमने गहराई से समझाया हमारे शेर सिंह जी ने कि इस बात को मानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते हर जगह के लोगों का एक अधिकार है यहां पर नौकरी पाने का, इसलिए यहां पर एक लॉ के चलते 2006 में इसको खोला गया। लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आप अन्य जगह में जाएंगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं, बहुत उद्योग धंधे चलते हैं, वहां पर ये ठीक है। जैसे भी लद्दाख में प्रोविजन दिया है कि भाई लद्दाख के बच्चों को बी और सी ग्रुप में नौकरी वहां के बच्चों को मिलेगी, उसी तर्ज पर हमारे अंडमान निकोबार के बच्चों को दे दिया जाए। बहुत पॉजिटिव तरीका से हमारे हाईकमान ने सुना और इस पर मुझे हम लोग को आश्वासन दिए। दो विषय पर भाई ने बताया। देखिए, हो क्या रहा है, ये नीट एग्जाम का प्रश्न ही नहीं। नीट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कब लीक हुआ, उसके बाद में री एग्जाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया, बच्चे एडमिशन भी ले रहे हैं। राहुल गांधी जी विदेश में एंजॉय कर रहे थे, कोई एक कांग्रेस जनता पार्टी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। वांगचुक जी ने एक विषय को उठाया, लेकिन एक समस्या कहां आई है कि इतना स्मूथ तरीका से दोषी थे उनको पकड़ भी गया, जेल में भी डाल दिया, एग्जाम भी करा दिया गया, रिजल्ट भी आ गया और बच्चे खुश हैं। अब ये इनको देखा नहीं जा रहा है अपोजिशन पार्टी से, क्योंकि इलेक्शन हारते 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 राहुल गांधी जी फ्रस्ट्रेशन में आ गए। एक बंगाल था ले दे के, वो भी इनके हाथ से चला गया। दादी जी ने सपना दिखाया मेरा पोता बड़ा होके पीएम बनेगा, क्योंकि खानदानी राज था। राहुल जी के बाद में इंदिरा जी के बाद में सोनिया जी, फिर राजीव जी, उसके सोनिया जी के नेतृत्व में मनमोहन जी की सरकार चली। तो इन्होंने सोचा खड़गे जी चाहे बेशक प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, लेकिन पावर इनके हाथ में रहती है। अब ये पावर हंग्री है और इस देश में अच्छे अच्छे टनल बन रहे हैं, अच्छे अच्छे ब्रिज बन रहे हैं, बड़े नेशनल हाईवे के द्वारा में देश को जोड़ा जा रहा है, चांद पर एक यान भेजा जा रहा है, प्राइवेट ने अपना एक परीक्षण कर दिया, वैज्ञानिक कितना बड़े आविष्कार कर रहे हैं, ब्रह्मोस मिसाइल बनाई जा रही है। पाकिस्तान जैसा देश, बांग्लादेश जैसा देश जो कभी आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देता था, आज वो सोच नहीं रहे हैं। तो ये देश को तरक्की पर देखते हुए ये विदेशी ताकतों का हाथ है, जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा इसमें अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पर बहुत हमारे मीडिया वालों ने देखा भी है कि ये चाइना में जब सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, मनमोहन सिंह जी गए, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री से कोई वहां का राष्ट्रपति इंटरेस्ट नहीं ले रहा बात करने में, केवल राहुल गांधी जी से और सोनिया गांधी जी से बात हो रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी को मीडिया के माध्यम से, जब कोई देश का प्रधानमंत्री विदेश जाता है तो चर्चा तो प्रधानमंत्री के साथ होना चाहिए। आपके साथ एक चर्चा क्या हो रही है? जीएनआई प्रोजेक्ट में, ये तो राजीव गांधी जी के हाथ में प्रोजेक्ट था, जीएनआई वाला प्रोजेक्ट हमारा कितना बड़ा अंडमान निकोबार के लिए सौभाग्य है। इतना 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा, इतना बड़ा यहाँ पर पोर्ट बनेगा जिसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा, हमारा अंडमान निकोबार का नाम ऊपर जाएगा, मलाका स्टेट में हमारा कब्जा होगा। हार्मोस स्टेट को लेके आज जो लड़ाई कर रहा है अमेरिका ईरान के साथ में, वो लड़ाई क्या है? लड़ाई वो खाली उस स्टेट के लिए। उसी तरह से चाइना नहीं चाहता है कि जीएनआई प्रोजेक्ट अंडमान निकोबार में आए।
आ जाएगा तो हिंदुस्तान का कब्जा पूरा मलाका स्टेट में हो जाएगा। आप देखते होंगे हमारे बहुत मीडिया कर्मी यहाँ के लोकल हैं, हर मिनट के अंदर में वहां एक जहाज निकलता है। वो जहाज क्या करते हैं, पूरा पानी, ऑयल, कार्गो की जगह में एक्स्ट्रा लेके आते हैं। जब हमारे यहां पर एक मेजर पोर्ट बनेगा तो उनको भी फायदा होगा, हमको भी फायदा होगा। क्यों? वो जो पानी लेके आते हैं, राशन लेके आते हैं और डीजल लेके आते हैं, उसकी जगह में वो कार्गो लेके आएंगे, क्योंकि उनको पता है ग्रेट निकोबार में हम जाएंगे, वहां अपने जहाज को लगाएंगे, वहां पर को पानी भी मिलेगा, जहाजों की मेंटेनेंस भी मिलेगी, वहां पर उनको पानी भी मिलेगा, वहां पर उनको डीजल भी मिलेगा। तो विन विन हो जाएगा ये। भारत के लिए विन विन क्या हुआ? हमको टैक्स मिलेगा, हमको रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, और हमारे यहां जो डंप होगा कार्गो, वो हम छोटे छोटे कंट्रियों को यहां से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और उनका विन विन क्या होगा कि कार्गो ज्यादा लाके उनको अपने कंट्रियों को लेके जाएंगे। यही चाइना को पसंद नहीं है। चाइना ने पहले बहुत लाइट लिया 2014 में। उन्होंने सोचा ये सरकार को अनुभव नहीं है, जैसे एनडीए पहले था वाजपेयी जी के समय में, उसी तरह से। लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार बहुत दिन के बाद में देश में आई तो उस देश को फायदा भी हुआ। आप अंडमान निकोबार का भी विकास देख लीजिए। ओएफसी केबल लाइन कब का था? ये तो यूपीए गवर्नमेंट से चल रहा था, नहीं हो पाया। आपने देखा खुद, कहां कर पाए? टेंडर होता है, कैंसिल होता है, टेंडर होता है, कैंसिल होता है। हमारे यहाँ के यूथ नेट के लिए तरसते थे, एग्जाम में ऑनलाइन के लिए तरसते थे, लेकिन ये सरकार आई मोदी के रूप में, 1 साल के अंदर में टेंडर हुआ, टेंडर इंप्लीमेंट्स भी हो गया, और आज हमारे यहाँ पर एकदम चेन्नई और दिल्ली और कोलकाता की तरह नेट मिल रहा है। हमारी डिफेंस को भी फायदा हुआ, हमारे बच्चों को भी फायदा हुआ, हमारे प्रशासन को भी फायदा हुआ। आपसे तो किसी ने मना नहीं किया था, आपके हाथ में था एयरपोर्ट का टर्मिनल बनाने का। एरा कंपनी थी, इनडायरेक्टली किसकी थी? सोनिया गांधी के रिलेटिव की कंपनी थी। तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, 8 साल से टर्मिनल बन ही नहीं पाया। मोदी सरकार आई, आपने सामने देखा, एकदम सापुर जी को दिया, टाटा के पार्टनर को, सापुर जी पालम जी को दिया। आप देखिए, अच्छा एयरपोर्ट बनके, रनवे टर्मिनल बनके तैयार हो गया। आज हमको भी एक फक्र होता है, हमारे पास भी एक अच्छा एयरपोर्ट है। आपको किसने रोका था डेवलपमेंट करने के लिए? आप मुझे बताइए ना, 2004 से 14 तक आप कितना डेवलपमेंट आपने अंडमान में किया? पानी की समस्या का समाधान आप कर सकते 70 साल से? आपने कौन सा यहां पर नया चीज लाया, मुझे बताइए। मैं बताना चाहता हूं, लॉ कॉलेज कौन लाया? मोदी जी लेके आए। एनकॉल कॉलेज कौन लाया? मोदी जी लेके आए। मेडिकल कॉलेज कौन लेके आया? मोदी जी लेके आए। इतना अच्छा सुंदर ब्रिज बना कदम तल्ला पर, समुद्र के ऊपर में, कौन बनाया? मोदी जी ने बनाया। आप अपनी उपलब्धि बताइए ना। 2G घोटाला, 3G घोटाला, आप घोटालों का सरकार था। अब देश का पैसा आपने देखा डिजिटल के माध्यम से, मनरेगा में जो काम करते थे, आधा पैसा बीच के बिचौलिया खा जाते थे। अभी उनके अगर 5,000 रुपया किसी को मिलना है, अकाउंट में डाला, दूसरे दिन 5,000 रुपया उनके अकाउंट में आ गया। बीच के दलाल सब खत्म हो गए। अब वो दलाल परेशान हो रहे हैं कि भाई हमारा जो पैसा बिना मेहनत के आ रहा था, जनता का खून से हम जो चूस रहे थे, वो पैसा भी हमको नहीं मिल रहा है। इसलिए पूरा अपोजिशन घबराया हुआ है। आज आपने देखा होगा, आज राहुल गांधी बोलते हैं कि पुलिस माफी मांगे जो बच्चों पर लाठीचार्ज हुआ, जो हमारे पुलिस वाले घायल हुए हैं, जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, उनको नुकीले पत्थर बना बना के उनको मारे गए, सिर फोड़ा गया है, उनकी किसी का फ्रैक्चर आया है, किसी की टांग टूटी है। बताइए, अगर ऐसा हमारे देश के विद्यार्थी तो ऐसा कभी नहीं करेगा। आंदोलन तो मैंने भी अपने जीवन में बहुत देखे, इतना हिंसक आंदोलन, मेरे को शर्म आती है। मेरी बहनें ही है वो किसी न किसी रूप में, जो इतनी गंदी गंदी गालियां दे रही हैं। जो कोई माँ बाप, मैं जो देखता हूं उनके माँ बाप ने कैसा संस्कार दिया है, कितनी गंदी गालियां जो एक पुरुष नहीं दे सकता है, महिलाएं गालियां दे रही हैं वहां पर खड़ा होकर। तो ये आंदोलन को हम लोग बिल्कुल सही आंदोलन नहीं मानते। सही आंदोलन होता तो अन्ना हजारे ने जी भी आंदोलन किया था, कितना पीस आंदोलन था। लोग देशभक्ति के गीत गाते थे, सरकार को झुका दिया था, सरकार को उखाड़ के फेंक दिया था। तो मित्रों, इससे मैं आगे मुद्दे पर आता हूं। अभी हम लोग दिल्ली गया डेलीगेशन, हमारा वरिष्ठ नेता श्री शेर सिंह उपाध्यक्ष जी, हमारा महामंत्री जी परमाशिवम जी, महामंत्री तरंग कुमार ढाली जी, मैं खुद और हमारा प्रदेश के प्रभारी श्री रघुनाथ कुलकर्णी जी। हमने ज्वलनशील मुद्दों पर, जब मैं अध्यक्ष बना था तो मैंने आप ही सब मीडिया कर्मियों के सामने में पैसे रखा था। तो मुझे जो 3 साल का टेन्योर मेरी पार्टी ने दिया है,
मैं 3 समस्या को जड़ से मिटाने की कोशिश करूंगा, बिजली, पानी, सड़क। मित्रों, मैं बिजली की समस्या को जड़ से मिटाने में कामयाब हुआ हूं, इसलिए मैंने आज इसलिए आप लोग को बुलाया है। जो 50 मेगावाट LNG का जो पावर प्लांट है वो सैंक्शन हो गया, पास हो गया, बहुत जल्दी ही होप टाउन में बनके तैयार हो जाएगा। बहुत थोड़े समय में हमको 24 घंटा बिजली मिलने वाली है। और मैं मीडिया के माध्यम से अपनी जनता को बताना चाहता हूं, होप टाउन से लेकर के पूरा श्री विजयपुरम, पूरा साउथ अंडमान, डिगलीपुर तक सिंगल ग्रिड होगा। जहां करंट जाएगा एक साथ जाएगा, एक डिगलीपुर तक एक ही ग्रिड में काम होगा। और हमारे पास में जो जनरेटर सेट है ये स्टैंड बाई रहेंगे। सोलार का भी काम हमारी सरकार बहुत चला रही है। तो 2040 से 2045 तक अब हमको बिजली की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। जहां तक मुझे है ये जल्दी काम होने वाला है। पानी के लिए हमने बहुत ही विनम्रता से बोला है। देखिए, सरकार कोई भी हो, हम किसी को पर आरोप नहीं लगाते, हमारी भी कहीं गलती है। हम कैसे कांग्रेस पर आरोप लगाएंगे, क्योंकि 10 साल 12 साल से तो हमको भी जनता ने दिया है। तो हमने ये विषय रखा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या का क्या समस्या है, हमारे यहाँ कैडर नहीं है। हमारे यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स आते हैं, चाहे IAS हो चाहे IPS हो, वो एक हार्ड एरिया समझ के यहाँ आते हैं, 2 से 2.5 साल के अंदर में यहाँ से चले जाते हैं। हमारे यहाँ पर कोई पावर नहीं है। पहले हमारे यहाँ पर जैसे प्रदेश काउंसिल थी, तो इसको भी अगर किसी ने खत्म किया, बक्कम जी ने खत्म किया। बक्कम जी किसके थे? कांग्रेस पार्टी के LG थे। हमने ये भी डिमांड किया है कि हमारे प्रतिनिधियों को भी कोई पावर मिलनी चाहिए, जिससे कि हम अपनी योजनाएं अपने आप बना सकें। हम अपनी योजना बनाएंगे तो हमारे यहाँ के लोग रहेंगे, उसको इंप्लीमेंट्स भी जल्दी होगा। अभी मैं ब्यूरोक्रेट्स की भी गलती नहीं मानता, मेरा नेचर अलग है, यमीन जी का नेचर अलग है, राकेश जी का नेचर अलग है। कोई फाइल को किस हिसाब से मूवमेंट करता है, काम होने वाला होता है, दूसरा अधिकारी आ जाता है, बोलता नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, फिर वो उसको फाइल को ठंडे अवस्था में चली जाती है। तो मैंने सबसे पहले बोला है कि जो हमारा पंचायत में हमारे यहाँ रोजगार के साधन नहीं है, जो सोसाइटी में काम करते थे बेरोजगार बच्चे, वो काम को जो बंद कर दिया गया है, उसको जल्दी से दोबारा प्रधान की पावर में जो काम चल रहा था प्रधान के द्वारा, जिला परिषद के मेंबर के पावर में जो काम चल रहा था जिला परिषद मेंबर के द्वारा, प्रमुख के द्वारा जो काम चल रहा था प्रमुख के द्वारा, काउंसलरों के द्वारा जो काम चल रहा था काउंसलर के द्वारा, जैसे पहले चलता था उसी तरीका से दोबारा इस काम को चालू किया जाए। और उनकी जो पावर सीज की गई है कोविड के बहाने में, कोविड का बहाना करके प्रशासन ने उन पावरों को दोबारा प्रदान किया जाए। हमारा हाईकमान शीर्ष नेतृत्व बहुत ही अच्छे से इस बात को सुना और उन्होंने बोला हम जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करेंगे। दूसरा, जो डोमिसाइल लो जो बताया शेर सिंह भाई ने बता दिया, मैं उस पर जाना नहीं चाहूंगा। बहुत ही जल्दी इसको हम लोग को खुशखबरी मिलेगी। लेकिन कहते हैं ना, जब तक खाना पेट के अंदर नहीं जाता तब तक हमको ये नहीं बोलना चाहिए खाना बहुत स्वादिष्ट था। जब ये आ जाएगा हम जरूर आपको इसकी सूचना देंगे। और हेल्थ के बारे में जो बोला, देखिए हमारे यहाँ हेल्थ की पोजीशन अभी थोड़ा सा, मेडिसिन भी नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। ये विषय हमने बहुत अच्छे से बताया और हमारे हाईकमान ने बहुत अच्छे से सुना है। मैंने ये भी पता किया, देखिए कोई भी चीज हम आरोप डाल दें और उसकी हमको समस्या का पता ना हो तो उसका समाधान नहीं हो सकता। मैंने मेडिकल में जाके पूछा कि भाई हमारे यहाँ फंड भी बहुत आता है, जीवीपन का फंड भी रिटर्न हो जाता है, तो ये दवाइयों का प्रॉब्लम क्या है? तो वहां ये बताया गया अंडमान निकोबार में जो जेम्स के द्वारा सप्लाई हो रही है, टेंडर तो ले लेते हैं लोग, लेकिन उनको बाद में पता चलता है कि अंडमान निकोबार बहुत दूर है, यहाँ पर कार्गो का खर्चा लगेगा, यहाँ पर पेमेंट आने में भी डिले होगा, तो कंपनियां समय पर सप्लाई नहीं कर पाती। तो हमने आग्रह किया है कि अंडमान निकोबार को कम से कम हमको जेम्स से एक मुक्ति दिला दी जाए, क्योंकि हम लोग बहुत दूर में रह रहे हैं। दूर में रहने के कारण क्या है, मेनलैंड में क्या है कि जेम में अभी मान के चलो लखनऊ में कोई टेंडर हुआ, लखनऊ में बहुत डिस्ट्रीब्यूटर बैठे हुए हैं, उन्होंने टेंडर डाल दिया, तुरंत 2-3 दिन के अंदर सप्लाई कर दिया। लेकिन अंडमान निकोबार में सप्लाई होने में कम से कम महीनों लगते हैं। सामान आके चेन्नई पोर्ट में पड़ा रहता है, कलकत्ता पोर्ट में पड़ा रहता है, सामान नहीं आ पाता है। तो हमको कम से कम जेम से इसको मुक्ति दिला दी जाए। ड्रिंकिंग वाटर के बारे में हमारे भाई ने बता ही दिया। और मैंने एक 5वां पॉइंट जो रखा, 5वें पॉइंट में हमने जो रखा है कि हमारा जो डिगलीपुर है और कैमल वे, वो बहुत ही अच्छा टूरिज्म वहां पर किया जा सकता है। एयरपोर्ट भी हमारा लगभग बन के तैयार है। तो उड़ान स्कीम में हमको जल्दी से जल्दी एक उड़ान स्कीम यहाँ पर चालू कर दी जाए, जिससे कि डिगलीपुर और
हमारा कैमल वे में कनेक्टिविटी बढ़े, जिससे कि वहां के बच्चों को भी रोजगार मिले। छठवां पॉइंट मेरे दोस्तों, हमारा आइलैंड कैमल वे आइलैंड में जो प्रोजेक्ट आ रहा है उनकी डिमांड भी जायज है। अभी तक प्रशासन पता नहीं किस कारण से ऊपर में समझा नहीं पाया था। हमारी टीम एक समझाने में कामयाब हुई कि वहां का सर्किल रेट बहुत कम है। सुपारी का पेड़ और नारियल का जो पेड़ का दाम दिया जा रहा है बहुत कम है, क्योंकि वो कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि हमारे यहाँ ये प्रोजेक्ट ना आए, लेकिन उसकी चीज का अगर सही उचित मूल्य नहीं मिलेगा तो उसके मन में कष्ट होगा। तो उन्होंने रिकंसीडर के लिए के भी माना है, और शायद कैमल वे का जो प्रोजेक्ट है इसमें हमारी किसानों की डिमांड को माना जाएगा। एक डिमांड मुआवजा जो है उचित मिलेगा, और एक मैंने अपनी तरफ से सिविल एविएशन मिनिस्टर को मैंने पत्र लिखा है और अपने शीर्ष नेतृत्व को भी समझाया कि देखिए, हम लोग अंडमान निकोबार के लोग जितने हैं, मुझे 1 साल हुआ, पहले मुझे संगठन बनाने में समय लगा, अब मैं जनता के बारे में थोड़ा सोचना शुरू किया। हमारा सांसद महोदय भी तबीयत खराब होने के बाद में भी हमारा बहुत ही अच्छा मदद कर रहे हैं इस विषय में, वो भी बहुत खुश हुए कि इस तरह से है, फॉलो मैं करूंगा। हमने उनको ये तब दे दिया है और वो फॉलो भी कर रहे हैं। और जो हमारा ये 50 मेगावाट का LNG का जो प्रोजेक्ट अभी जो पास हुआ है, इसको लेकर सांसद जी ने बहुत मेहनत की थी, लेकिन इतना जल्दी होगा वो बहुत प्रसन्न है। उन्होंने मुझे बहुत धन्यवाद भी दिया कि पार्टी भी लगी, मैं भी लगा, तो आज ये कम से कम जमीन पर ये उतरा है। उसी तरह से आपने देखा होगा, हम लोग ट्रेन से नहीं जुड़े हैं, मुख्य भूमि से, हमारा रोड नहीं है, हमारा केवल एक ही फ्लाइट है। और हम लोग जाते, कोई भी हम लोग मुख्य भूमि जाते हैं, कोई खुशी भी नहीं जाता, या तो स्टूडेंट पढ़ाई करने के लिए जाता है, या मरीज अपना ट्रीटमेंट कराने जाता है, या मुख्य भूमि के लोग जहां गवर्नमेंट जॉब में वो यहां से छुट्टी जाते हैं, नीड में जाते हैं। टूरिज्म मनाने के लिए कोई आइलैंडर चेन्नई, कलकत्ता या बेंगलोर या केरल नहीं जाता है, केवल अपनी मुसीबत के लिए वहां जाता है। अभी हमारा कोविड में क्या कर दिया, 25 kg वेट से हमको 15 kg में लाके रख दिया। 15 kg हमारा 2-2.5 किलो का 3 किलो का सूटकेस हो जाता है, 12 kg हमको वेट मिलता है। मैंने समझाया वहां पर 12 kg से अगर 1 किलो भी ज्यादा है तो 700 पर kg के हिसाब से लेते हैं। हमारे आजकल स्टूडेंट के क्या होता है, 2 बुक्स आती हैं आजकल, मेडिकल का स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, 10 किलो उनका खाली बुक्स में वजन हो जाता है, 10 × 700 7,000 रुपया का उसका हो जाता है। तो हमने डिमांड की है, हमारा हाथ जोड़ कर विनती की हमने शीर्ष नेतृत्व से, हमको कम से कम 25 kg वेट आइलैंडर्स के लिए, उनके पास सर्टिफिकेट देखिए, आइलैंडर कार्ड देखिए, आधार कार्ड देखिए, जिसके आधार कार्ड में, आइलैंडर कार्ड में अंडमान निकोबार का, श्री विजयपुरम का, डिगलीपुर का, कैमल वे का, साउथ अंडमान का एड्रेस है, उनको ये सुविधा 25 kg की देनी चाहिए। दूसरा मैंने एक रिक्वेस्ट किया कि 15 kg वजन एक ओल्ड एज आदमी नहीं उठा सकता, एक बच्चा नहीं उठा सकता, कम से कम हमको 2 रजिस्टर्ड बैगेज अलाउ किया जाए। 25 kg वजन, 2 रजिस्टर्ड बैगेज, जिससे कि हम लोग को सहूलियत मिले। पहले क्या था, कोविड से पहले आप 2 लगेज हुआ आपका, 3 लगेज हुआ, कोई चिंता नहीं थी। अभी एयरलाइंस कंपनी ने बोल दिया 1 लगेज, दूसरा लगेज देंगे तो उसका पैसा लगेगा। ये तो हमारे ऊपर अत्याचार है। इस बात को भी बहुत अच्छे से कंसीडर किया। शायद ये दोनों चीज में, ये ड्रिंकिंग वाटर वाला में, डोमिसाइल में, और ये एयरफेयर वाला में, और ये जो हमारा लगेज का और जो इसका दिया है, बहुत जल्दी ही हमको एक अच्छा खबर मिलने की उम्मीद है। अगर ये खबर जल्दी मिलेगी तो आप लोग को फिर हम बुलाएंगे, फिर हम बिठाएंगे। आप लोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।